हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रॉब्लम सेट वन ज्योमेट्री फर्स्ट चैप्टर का, सिमिलरिटी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट वन करेंगे। एंड ये टेक्स्ट बुक आप जैसे कि देख सकते हो। मैंने सोचा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो पूरा है इट इज जस्ट हमें टिक करना है, राइट ऑप्शन को टिक करना है। तो मैंने सोचा ये यहीं पे आपको टेक्स्ट बुक में बता दूंगा, बाकी के सम्स हम व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर पता लगाना है कि कौन से आंसर्स इसमें से है सही। क्वेश्चन वन हमको दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है ऑलरेडी ये। उसके हिसाब से यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनेट कौन से किसके साथ इक्वल है वो दिया हुआ है। सो मैं करस्पॉन्डेंस बहुत पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, करस्पॉन्डेंस कैसे आपको रीड करने आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एबीसी के साथ करस्पॉन्डेंस में कौन आएगा, पीक्यूआर कैसे आएगा। जस्ट बिकॉज ट्राइंगल का नाम पीक्यूआर और एबीसी दिया है तो जरूरी नहीं है ए इज करस्पॉन्डिंग टू पी, ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस अलग हो सकता है। तो ये हम देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा। सो एबी के साथ यहाँ पर क्यूआर होना चाहिए, तो एबी के साथ क्यूआर होना चाहिए जो यहाँ पर सही है। बीसी के सामने पी आर होना चाहिए, तो बीसी के सामने पी आर यहाँ पे दिख रहा है तो ये भी सही है यहाँ पे। सीए के सामने पी क्यू, सीए के सामने पी क्यू होना चाहिए। तो यानी कि ये जो डायग्राम है, फिगर जो दिया है वो इसी तरह से आंसर होना चाहिए, उसी तरह से कहीं से नेमिंग होना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे मैं नेमिंग यहाँ पे करता हूं पी क्यू आर। तो नोटिस करो मैंने नेमिंग कैसे किया है, पी क्यू आर। तो इसी डायरेक्शन में यहाँ का नेमिंग क्या हो जाएगा, सी ए बी। तो ये आपको लॉजिक समझना है, पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। तो P के सामने बेसिकली C आएगा, Q के सामने A आएगा और R के सामने करस्पॉन्डेंस में B आएगा। तो ये ऑप्शन देखते कहां पर है, PQR ABC, ये नहीं है, PQR CAB। तो देखो सेकंड ऑप्शन, तो आपका आंसर है सेकंड। तो इसका आपको आंसर सेकंड टिक करना है और आगे बढ़ना है। सो ये बहुत ही आसान सा, फर्स्ट का B इज द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, बाकी के सारे रॉन्ग आंसर है। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस समझना है, P के करस्पॉन्डेंस में C होना चाहिए, P के करस्पॉन्डेंस में C होना चाहिए। ओके, Q के करस्पॉन्डेंस में A होना चाहिए, तो Q के करस्पॉन्डेंस में A आ रहा है एंड R के करस्पॉन्डेंस में B आना चाहिए, तो R के करस्पॉन्डेंस में B। तो बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, ये मैं अब रफ कर रहा हूं। आपका सही आंसर है यहाँ पे बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ इन ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, जैसे कि यहाँ पे दे दिया है डीईएफ एंड पीक्यूआर। आप देखो नोटिस करो, डीईएफ नाम दिया है यानी ऐसा नेमिंग दिया है, लेकिन ये नेम देखो पीक्यूआर, तो नेमिंग इसका पीक्यूआर ऐसा नेमिंग है। तो ये आपको पहले समझना है कि नेमिंग वो लोग ने जैसा मेंशन किया है वैसा जरूरी नहीं है कि 1-on-1 करस्पॉन्डेंस भी मैच करे। ओके, ये लॉजिक आपको समझना है। ओके, सो अब देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन दी है। D इज इक्वल टू Q, तो D के सामने Q आना चाहिए, D के सामने Q आना चाहिए। R इज इक्वल टू E, तो E के सामने R आना चाहिए। तो बचा कौन सा, F, तो F के सामने बेसिकली P आना चाहिए। तो 1-on-1 करस्पॉन्डेंस में DEF, ट्राइंगल DEF शुड बी इक्वल टू, सिमिलर टू मतलब QRP। तो D के सामने Q आना चाहिए, E के सामने करस्पॉन्डेंस में R आना चाहिए, तो बचा F के सामने P आना चाहिए। अब उस हिसाब से दे आर आस्किंग अस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स कौन सा ये ढूंढना है, याद रखो ये आप पे ध्यान देना है। यानी कि 3 आंसर करेक्ट है इसमें से और एक गलत है। ओके, उल्टा हमें ढूंढना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, इसके हिसाब से DE के साथ QR होना चाहिए। ओके, मैं यहां लिख के रख रहा हूं, इसका 1-on-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ साइड्स क्या होगा ताकि आप रेफर कर सके। EF के सामने EF के सामने RP होना चाहिए, RP हो सकता है या PR भी हो सकता है। और बचा D और F, DF के सामने QP होना चाहिए, QP होना चाहिए। ओके, तो आप चेक करेंगे जहां पर भी ये इसमें से कुछ भी दिखेगा वो ट्रू आंसर होगा, उसको सिलेक्ट नहीं करना है, ट्रू आंसर सिलेक्ट नहीं करना है। तो फर्स्ट देखेंगे EF PR, तो EF के साथ PR, ओके ये राइट है पहला वाला, इक्वल टू DF QP, तो ये DF और QP, तो ये राइट है, दिस इज द राइट वन। तो इसको सिलेक्ट
नहीं करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर डीई के नीचे पीक्यू, तो डी के नीचे पीक्यू, तो देखो यहाँ पे डीई के नीचे क्यूआर आना चाहिए था, मतलब ये वाला फॉल्स हो सकता है मेरा अभी तक, ठीक है। एक बार दूसरा भी चेक कर लेते हैं उसका, ईएफ के साथ आरपी, तो ईएफ के साथ आरपी राइट है, एक तरफ रॉन्ग है। इट मींस दैट इससे मुझे पता पड़ जाता है कि ये वाला मेरा आंसर फॉल्स है। तो यहां पर भी आंसर आपका आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको आंसर मिल चुका है। तो यहां पर भी आंसर आपका बी वाला है, जो कि फॉल्स है। तो हमें फॉल्स सिलेक्ट करना था। ओके, तो ये सारा चीज आपको करके नहीं दिखाना, ये आपको ऑब्जर्व करना है डायरेक्ट। और ये चाहिए तो आप रफली लिख सकते हो, ये आप रफली लिख सकते हो अपने समझने के लिए। बाकी अगर आप बहुत थॉरोली थियरी समझते हो, इस चीज का करस्पॉन्डेंस की थियरी समझते हो, तो डायरेक्ट डायग्राम रिफर करके या ये नेमिंग, स्टार्टिंग में नेमिंग रिफर करके ही आप ये आंसर बता सकते हो। ओके, तो इसका भी आंसर बी है। ओके, दो आंसर हमें बी मिल चुके हैं अभी तक। ओके, आगे थर्ड वाला देखेंगे। लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस थोड़ा सा ऊपर की तरफ। ओके, सो थर्ड वाला देखेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डीई एफ, अब देखो फिर से ए बी सी और डीई एफ जैसा नेम है वैसा दोनों ट्राइंगल दिख रहा है। बी के सामने ई होना चाहिए, बी के सामने ई होना चाहिए। ओके, तो आई एम राइटिंग बी, उसके सामने यहाँ पे मुझे ई चाहिए करस्पॉन्डेंस में, ठीक है। एफ के सामने, एफ के सामने, एफ के सामने मुझे सी चाहिए। ओके, तो बचा ए, ए के सामने यहाँ पे डी आना चाहिए। तो बेसिकली जैसा नेमिंग है वैसा ही करस्पॉन्डेंस आना चाहिए, जैसा नेमिंग है वैसा ही करस्पॉन्डेंस आना चाहिए। ओके, उसके हिसाब से यहां पर वो लोग ने कुछ मेजरमेंट दिया है। ए बी इज इक्वल टू 3 ए बी का मेजरमेंट जो है, ए बी का जो मेजरमेंट है वो 3 टाइम्स डीई है, 3 टाइम्स ज्यादा है। ओके, मतलब अगर ये 1 है तो ये इंटू 3 दैट इज 3 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर 4 है तो इंटू 3 ये 12 हो जाएगा। तो ये लॉजिक आपको समझना है, 3 टाइम्स क्या होता है। ओके, सो ये मैं रफ कर दूंगा जरा सा नंबर्स फिर से। एंड अब क्वेश्चन देखेंगे कि क्या पूछा है, ट्रू और फॉल्स क्या पूछा है रिगार्डिंग दिस। अगर इसको दिमाग में रखे, 1:3 का रेशियो दिमाग में रखे, तो क्या ट्रू है। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। तो देखो ये अभी ये स्टेटमेंट समझने के लिए आपको थियरी पूरा पता होना चाहिए, और ये सब हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि सिमिलर होना क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होना क्या होता है। एक सिंपल सा बता देता हूं, कॉन्ग्रुएंट यानी वैल्यू सेम होनी चाहिए। वैल्यू सेम होनी चाहिए मतलब क्या होता है कि 3, 4, 5 है तो दूसरा भी 3, 4, 5 होना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होना। एंड सिमिलर होने में, सिमिलर होना यानी कि रेशियो, रेशियो सिर्फ सेम होना चाहिए। मतलब 3 का यहां पर अगर रेशियो बढ़ रहा है 9, तो दूसरा भी उसी हिसाब से 3 टाइम्स बढ़ते जाना चाहिए, 3 टाइम्स बढ़ते जाना चाहिए रेशियो। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क आपको पता होना चाहिए, ये थियरी आपको पता होनी चाहिए। तो उस बेस पे आप यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ही रीड करोगे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ट्रू वाला स्टेटमेंट ढूंढना है हमको। ओके, तो बहुत आसान, जैसे ही आप रीड करोगे आपको पता पड़ जाएगा। द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। तो पहली बात तो ये सिमिलर तो लग रहा है, 1:3 का रेशियो दिया, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो देखो कॉमन सेंस से सिमिलर तो है लेकिन वैल्यू अलग है, 1 और 3 हो रहा है, तो नॉट कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ये आंसर है हमारा, बी आंसर है हमारा। तो एक बार आंसर मिल गया तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं। सो अगेन फिर से हमें बी वाला आंसर मिलता है। ओके, थियरीज पता होगा आपको अच्छी तरह से तो आप ये बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करते जा रहा हूं साथ साथ। फोर्थ वाला देखेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, रेशियो दिया हुआ है 1:2, एरिया का रेशियो दे दिया है 1:2। इसको फटाफट सॉल्व करना है आपको, ये हम पहले भी कर चुके हैं, लाइक मतलब बेसिक सम्स जो थे हमारे। तो इसको आप डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ। दो सिमिलर दो ट्राइंगल्स जो भी रहेंगे उसका रेशियो विल बी इक्वल टू वन ऑफ देयर साइड्स, वन ऑफ देयर साइड से हमें आएगा, राइट। स्क्वायर्स याद है फॉर्मूला। तो ए बी दिया हुआ है तो ए बी लिख रहा हूं मैं, कोई भी साइड लिख सकता हूं लेकिन मेरे को ए बी दिया है तो मैं ए बी और इसका स्क्वायर होल इंडिविजुअल्स कर लिखता हूं। चलो, सो अब यहाँ पे रेशियो क्या दिया है 1:2, यहाँ पे क्या दे दिया है 4 स्क्वायर और यहाँ पे दे दिया डीई स्क्वायर, और डीई ढूंढना है तो फटाक से इसको स्क्वायर इस तरफ ले आके रूट कर दो। ये सम हम एक एक्चुअली कर चुके हैं, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे इस तरफ आ जाएगा तो पूरा डीई का आंसर बेसिकली 4√2 आएगा। ओके, सो ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ऐसे सम्स, तो ये आपको इतना सॉल्व अप करने आना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम।
सो डी, ऑप्शन डी इज योर आंसर, 4√2 इज योर आंसर, यानी कि ये 4 है तो ये 4√2 है। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, लेट मी थोड़ा सा फिर से इसको मैं, सो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। इन फिगर 1.71 सेगमेंट XY इज पैरेलल टू BC, ये पैरेलल हमें बोल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जितने भी हमारे हमने थियरीज देखी है पूरे चैप्टर में वो आपको पता होनी चाहिए। बीपीटी अप्लाई हो सकता है, बीपीटी अगर अप्लाई होगा तो हमारा AX अपॉन XB शुड बी इक्वल टू AY अपॉन YC, और उसी के हेल्प से आगे हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो सकता है, छोटा ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल से सिमिलर हो सकता है ये, ठीक है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, लेट्स सी। तो हमें पहले दिया हुआ है AB अपॉन AC, तो लेट्स सी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, ओके, शुड बी, दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू AX अपॉन XY। तो यस, दिस इज पॉसिबल जब अगर ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है यहाँ पे, कॉमन यहाँ पे एंगल हो जाएगा, और हमने ये थियरी में पढ़ा था कि जब ऐसा होता है तो ये छोटा ट्राइंगल जो फॉर्म होता है वो बड़े ट्राइंगल से सिमिलर होता है ऑलरेडी। तो ये पहला वाला ही आंसर हमको मिल गया, दैट इज AB अपॉन AC विल बी इक्वल टू AX अपॉन AY, ओके। बहुत ही सिंपल सा सम था ये, ओके, जिसमें हमने AA टेस्ट से हम ये प्रूफ कर सकते हैं पूरा चीज, ओके। सो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन टू। अब ये सारे सोल्यूशन वाले सम हैं, तो इसको मैं अब व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, ओके। तो यहाँ पे ए वाला आपका आंसर है, एंड क्वेश्चन टू के लिए लेट मी पहले क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे और फिर व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC जिसमें D डैश C है, यानी कि D बीच में आता है, BD का वैल्यू दिया है 7, BC का पूरा वैल्यू दिया है मुझे 20, ओके। इट मींस कॉमन सेंस DC कितना होगा, 20 माइनस 7 होगा, तो ये कॉमन सेंस हो गया, 20 माइनस 7 करेंगे तो 13 हो जाएगा ये वैल्यू। और फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज ढूंढने बोला, 1 2 3, तो हमारे पास ये वैल्यूज है और इसके हेल्प से हमें ये रेशियोज ढूंढने हैं, अलग अलग ट्राइंगल के रेशियोज ढूंढने हैं, ओके। सो लेट्स गो टू अवर व्हाइट बोर्ड and I will just share that with you guys. So as you can see, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो ट्राइंगल दिया है उसके अंदर हमें 3 अलग अलग रेशियोज ढूंढने हैं, एरिया के रेशियोज ढूंढने हैं। हमारा मेन ट्राइंगल ABC है, और हमें AD जो है एक तरह से बीच में वो लोग ने लाइन बना दिया, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वो मीडियन है या क्या है, बस हमें एक लाइन में दे दिया बीच में और कहा है कि A डैश B डैश C, A डैश सॉरी B डैश D डैश C, ओके, यानी ये कोलिनियर है, बस ये इंफॉर्मेशन हमें दी है। सो हाइट अगर इसका मैं पहले तो दो ट्राइंगल जो डिवाइड हो चुके हैं, दैट इज ABD, लेट मी चेंज द कलर एंड शो यू। यहाँ पे ट्राइंगल बन चुका है एक ABD, ये एक ट्राइंगल बन गया है, ओके, एंड दूसरा ट्राइंगल ये बन गया है ADC, ओके, एंड मेन हमारा जो ब्लैक में पूरा मेन ट्राइंगल है ABC। तो 3 टोटल ट्राइंगल है और वो तीनों के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे अलग अलग वो लोग ने एरियाज के रेशियो पूछे हुए हैं। अब समझने वाली बात आपको ये है कि यहाँ पर हाइट नहीं है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल का हाइट जो है कॉमन आएगा यहाँ पर, ओके। आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करना है, बस ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बना रहा हूं यहाँ पे लाइन कि इसकी हाइट दोनों ट्राइंगल की, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ADC की हाइट भी ये होगी, और ये जो ट्राइंगल है ABD उसका भी ये हाइट होगा, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर होना चाहिए। इन शॉर्ट कहने की बात यहाँ पे आपको समझनी है डायरेक्ट डायग्राम देख के कि हाइट यहाँ पर कॉमन है, कॉमन हाइट है, ये आपको समझना है, ओके। जब कॉमन हाइट होती है तो एरियाज के जो रेशियो है दो ट्राइंगल के, उसका किसके साथ इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बेस के साथ। तो बस यही लॉजिक हमको पता लगाना है। जैसे कि गिवन इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमें 7 दिया हुआ है और ये टोटल हमें 20 दिया है, 20 दिया हुआ है टोटल, ओके, दिस इज 20 गिवन। तो 20 में से 7 अगर चला जाएगा तो हमें पता है कितना होगा, 13 होगा, तो DC वुड बी 13। ये सारा वर्किंग करके दिखाएंगे, लेट्स स्टार्ट। BD is equal to 7 units and BC is equal to 20। ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन है, दैट इज गिवन, हमको ये दिया हुआ है। एंड फिर
सिंस BC इज नथिंग बट BD प्लस DC, जिसमें ये वैल्यूज लिख दूंगा मैं सिंपल सा 7 और DC ऐसा लिखूंगा, तो DC का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 20 माइनस 7 विच इज 13 यूनिट्स। तो ये हमें मिल गया, हमने फाइंड कर लिया। देयरफॉर अब मुझे बेस इंडिविजुअल ट्राइंगल ADC का बेस मिल गया DC, और ABD का 7 मुझे मिल चुका है। अब मैं ये खाली रेशियोज फटाफट फिल कर दूंगा, तो लेट्स सिंपली डू दैट। ओके, पहला क्या है, पहला है हमारा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ओके, तो दोनों जो ट्राइंगल रेड और ब्लू, ABD, रेड कलर का ABD, उसका बेस है BD। ओके, एंड हाइट है ये लेट्स से AM। ओके, AM हाइट है, एंड ADC का बेस है DC, और उसका हाइट भी बाहर की तरफ, ऑब्ट्यूज एंगल का हाइट जो है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जो होता है उसका हाइट बाहर होता है, तो AM ही होगा। तो हाइट कॉमन है, ये बात आपको खाली समझनी है यहाँ पर। तो BD और DC उसका बेस है, वो आंसर होने वाला है अपना। तो रेशियो वुड बी इक्वल टू द बेसिस दैट इज BD अपॉन DC। रीजन यहाँ पे लिखेंगे ऐसा क्यों है, सिंस दे हैव इक्वल हाइट्स, इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अब वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे खाली, तो ये हमें BD क्या था 7, और ये कितना मिला अभी, अब भी हमने ढूंढा 13, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। सेकेंड आपको रेशियो लिखना है, बहुत आसान, बहुत सिंपल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, फिर से हमको वही ट्राइंगल लेना है ABD, और फिर बड़ा ट्राइंगल, मेन ट्राइंगल जो है हमारा दैट इज ABC, वो लेना है। तो इस बार ABD का बेस तो आपको पता है BD, इसका बेस आपको पता है BD, और पूरे ट्राइंगल का बेस BC है, पूरे ट्राइंगल का बेस BC, ABC का बेस क्या है BC, तो उसका हाइट भी AM होगा। तीनों ट्राइंगल के हाइट कॉमन है, फिर से आपको ये लॉजिक समझ जाना है। आप ये कर चुके हो, सम्स थियरी हम लोग कर चुके हैं प्रॉब्लम सेट में, आपको अब ये डाउट्स नहीं होने चाहिए कि ये इक्वल हाइट कैसे हुआ एंड बेस में कैसे आंसर आया, ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसका आंसर भी सिंपल सा मैं यही लिख रहा हूं, ताकि थर्ड वाला नीचे ही लिख दूंगा। इसका 7 है BD, ऊपर से हमको पता, और ये हमको दिया ही था 20, तो ये रेशियो हो गया 7/20। एरियाज का रेशियो क्या है, 7/20। ओके, लास्ट वाला नीचे लिखूंगा, सिंपल सा, एकदम सिंपल सा, दूसरा जो छोटा ट्राइंगल है हमारा दैट इज ट्राइंगल ADC, एंड अब बड़ा वाला ट्राइंगल फिर से। तो दोनों तीनों ट्राइंगल के आपस में रेशियो निकालने बोला था वो लोग ने। ओके, ADC का हमें पता है DC है, और ये तो अब भी पता BC है, दैट इज 13/20। रीजन फिर से, क्योंकि तीनों के और इस दोनों के भी इक्वल हाइट है। ओके, सो दैट इज सिंपल आपका आंसर। 1 2 3 हमें रेशियोज बोले थे, तीनों ट्राइंगल के अलग अलग टाइम पे रेशियोज। फाइनल आंसर आप अच्छे से लिख देंगे। ओके, जिसमें इसका आप लिखेंगे 7/13, इसका आप लिखेंगे 7/20, एंड इसका आप लिखेंगे 13/20। ओके, फाइनल आंसर अच्छे से लिखेंगे, उसको बॉक्स कर देंगे बाद में। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, रेशियोज ऑफ एरियाज, हम ये वाला सम कर रहे हैं, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स इज 2:3। तो हमको ऑलरेडी बोल दिया है कि इक्वल हाइट्स है और 2:3 एरियाज का रेशियो है। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं पहले ना दो ट्राइंगल बना देता हूँ इक्वल हाइट्स वाले। ठीक है, इक्वल हाइट्स है, ऐसा ही कुछ होगा, तो उसको नेमिंग भी हमें खुद देना है। तो हम नेमिंग भी मैं ABC, ओके, लेट मी मेक अ डिफरेंट। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, यानी कि दो अलग अलग ट्राइंगल है लेकिन हाइट ये है उसकी सेम है, तो कुछ ऐसा होगा, ABC लेते हैं हम और XYZ लेते हैं हम। अब दोनों की हाइट इक्वल है वो हमें ध्यान रखना है, दोनों की हाइट इक्वल है वो हमें ध्यान रखना है। ओके, अब इसके अंदर इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल जो है वो 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, तो ये ढूंढना है। तो कॉमन सेंस से हमको एरिया का रेशियो 2:3 दे दिया है, एंड करस्पॉन्डिंग अगर हाइट इक्वल है दोनों के अंदर तो करस्पॉन्डिंग बेसिस के साथ आ जाएगा, यानी 6/YZ। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। तो ये इतना लॉजिक आपको तुरंत समझना चाहिए, प्रॉपर्टी बेस्ड लॉजिक है। ओके, सो आई एम गोना सॉल्व दिस ऑन द व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे हम अभी।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हमारा पहले वाला सम था। ओके, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3, जिसमें था रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। अब पूरा हमको थियरी मतलब लेटर्स वर्ड्स में दिया है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा बातें सारी कि लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड दूसरा हम क्या ले रहे थे, एक्स वाई जी। तो ट्रायंगल एक्स, आप कुछ भी नाम ले सकते हो अपने हिसाब से, एक्स वाई जी बी द टू ट्राइंगल्स, बी द टू ट्राइंगल। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं ट्राइंगल्स, आपको पूरा लिखना है ट्राइंगल्स। जहां पर अब मेंशन करना है वेयर ट्राइंगल एबीसी इज द स्मॉलर वन, ट्राइंगल एबीसी को हमने छोटा लिया था, इज द स्मॉलर वन, ताकि उसका हम 6 सेंटीमीटर जो इंफॉर्मेशन है वो लिखेंगे। तो उसके हिसाब से यह एरिया ऑफ जो इंफॉर्मेशन वो लोग ने दी है, एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन अदर ट्राइंगल दैट इज एक्स वाई जी, इसका रेशियो क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरिया क्या दिया है 2:3, ये गिवन पार्ट है हमारा। एंड दूसरा क्या दिया है, बेस बीसी, हमारे हिसाब से स्मॉलर ट्राइंगल का बेस यानी बीसी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमको गिवन इंफॉर्मेशन पूरा, इसलिए हमने हियर बोल के ये लिख दिया। ओके, अब हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी जिसके बेस पे पीछे हमने सम्स किए, विथ इक्वल हाइट्स। यहाँ पे वो लोग ने मेंशन किया था खुद ही कि हाइट्स इक्वल है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जी। तो विल बी इक्वल टू बेसिस, विल बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो बेस कौन है इसका, बीसी, और इसका कौन है, वाई जी। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 अपॉन 6/yz। नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व करेंगे, yz विल बी इक्वल टू बेसिकली, देखिए यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, 3 yz ऊपर ले लेंगे हम लोग, 3 6 के पास जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ओके, तो 6 के बाजू में 3 और नीचे 2, इसको कट कर दो 3, तो yz की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 3 9 सेंटीमीटर। Therefore, तो yz is equal to 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे फाइनल आंसर, therefore द बेस, वो लोग ने पूछा था बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल, द बेस ऑफ द, जो वो लोग ने पूछा था उसी सेंटेंस में उसी वर्ड्स में बताना है, द बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर्स। ओके, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा सम था। आपको बस ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, अभी तक तो आनी चाहिए क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम सेट कर रहे हो, एक्सरसाइजेस आपने कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ पे यहीं पे बना दे रहा हूँ डायग्राम, क्या है रफ डायग्राम है ये, तो ज्यादा इसको आप दिल पे ना ले कि ये इतना टेढ़ा मेढ़ा क्यों है। ओके, सो कुछ ऐसा ये है, ए बी सी डी, जिसमें हमें 8 यहाँ दिया हुआ है, 6 यहाँ दिया है, ये परपेंडिकुलर ऑब्वियसली बातें बोला है। कॉमन सेंस है, दोनों ट्राइंगल के बीच में बीसी कॉमन है, बीसी कॉमन बेस है, ये ध्यान दो। अगर कॉमन बेस है, अब तक हमने कॉमन हाइट किया, कॉमन बेस होगा तो हाइट से इक्वल होगा उसका। तो यहां पर हमको फाइंड करने बोला है, बेसिकली फाइंड द रेशियो। डायरेक्ट मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है, सो आप वो रिफर कर सकते हो। तो यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी, कॉमन सेंस डी, लेट मी रेज दिस। ओके, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी। ओके, ये हमें ढूंढना है। सो गिवन इंफॉर्मेशन लिख देंगे फटाफट कि यह हमें जो दिया हुआ है, दैट इज ए बी इज गिवन 6, DC is given 8. Okay, therefore direct area of triangle ABC upon area of triangle DCB is equal to AB upon DC, क्योंकि कॉमन उनका बेस है, कॉमन बेस BC कॉमन बेस है, वो लिख देंगे, इसलिए हाइट्स से उसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका रेशियो मिल जाएगा आपको 6/8, जिसको आप रिड्यूस करोगे 2 3 2 4, तो रेशियो मिल जाएगा, एरियाज का रेशियो इज 3:4।
तो यही आपका फाइनल आंसर, नीट एंड क्लीन आपको लिख देना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीबी। इसको आप बॉक्स कर देंगे अच्छे से, फाइनल आंसर यही है, 3:4 इज द रेशियो ऑफ द एरियाज। एरियाज का जो रेशियो निकालोगे आप वो 3:4 आएगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 1 का कर रहे हैं, इसमें भी सेम सम्स है, सब एक जैसे सम्स है। ट्राइंगल दिया हुआ है हमको कुछ इस तरह से, कॉमन बेस है, फिर से हाइट अलग अलग है, कॉमन बेस है, हाइट अलग अलग है। ओके, पी क्यू आर यहां है, एस और यहां पर है एन और यहां पर है एम, जो कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है परपेंडिकुलर। और बेस देखो क्यू एस कॉमन बेस है, यहां पर बेस क्यू एस कॉमन बेस है, यहां पर याद रखो। ठीक है, कॉमन बेस होगा तो हाइट से पूरा सब कुछ आएगा सेम। तो यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है उससे स्टार्ट करते हैं कि यह पीएम का वैल्यू मुझे दिया है, पीएम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, पीएम का वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर दिया है, और सीधी सी बात है एनआर भी दिया होगा वो लोग ने, या एनआर फाइंड, ओके एनआर फाइंड करना है, और एरिया दिया इस बार। ओके चलो, हमें एरियाज इस बार दिए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस पूरा होगा, पी क्यू एस एक, ठीक है, यानी कि मैं कलर चेंज करके बताता हूं आपको, पी क्यू एस इसका एरिया इस बार दे दिया हमको। ठीक है, एरिया क्या दे दिया इसका, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और दूसरे का एरिया हमें दे दिया है, दूसरे का एरिया है दूसरे ट्राइंगल का, दूसरा ट्राइंगल नीचे कौन सा दिख रहा है आपको, दैट इज क्यू आर एस बोल सकते हैं हम उसको, इसका एरिया क्यू आर एस, लेट मी मार्क क्यू आर एस, क्यू आर एस इसका हमको एरिया दे दिया है, तो जो कि है क्यू आर एस कितना है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है इस बार, एनआर की वैल्यू फाइंड करनी है, एनआर की वैल्यू फाइंड करनी है, वेरी सिंपल सम, वेरी इजी सम। अब हमें पता है, वी नो दैट वी विल राइट इट, वी नो द रेशियो ऑफ areas of two triangles, ये हमें पता है, ये स्टेटमेंट याद हो जाना चाहिए अभी तक आपको, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट, करस्पॉन्डिंग पूरा आप लिखेंगे स्पेलिंग, बेसेस एंड हाइट, बेसेस एंड हाइट्स, और इस केस में हाइट्स अलग अलग है और हमारा बेस कॉमन है, वो याद रखना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट, therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS विल बी इक्वल टू, सिर्फ हाइट्स आएंगे, सिर्फ हाइट क्यों आएंगे आपको ये पता होना चाहिए, NR Q के रीजन यहां लिखेंगे, सिंस बेसिस आर कॉमन, या इक्वल भी बोल सकते हैं इस केस में, तो इक्वल ही होगा ये। ओके, अब यहां पे बस वैल्यू पुट कर दो, 100 अपॉन 110, यहाँ पीएम कितना दिया था हमें 10, और एनआर ढूंढना है अभी, तो बस अब एनआर को सॉल्व करेंगे, मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ बाजू में, ठीक है। तो एनआर इज इक्वल, एनआर यहाँ चला जाएगा ऊपर, 10 के बाजू में 110 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, जीरो कट जीरो कट जीरो कट जीरो, आंसर एनआर का कितना मिलेगा, 11 सेंटीमीटर्स। इसी को फाइनल आंसर को अच्छी तरह से बॉक्स आउट करके आंसर बोल के एनआर इक्वल टू 11 सेंटीमीटर बोलेंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल सम, अभी तक सेम तरह के सम्स चल रहे हैं, कुछ नया हम अभी तक नहीं कर रहे हैं। ओके, ये सारी चीजें आपको पता है, थियरीज। सिक्स्थ सम देखेंगे एक बार, हमें फिर से दो ट्राइंगल सिमिलर बोल दिया है, MNT और QRS सिमिलर ट्राइंगल्स है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट T is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. तो let me draw two triangles। पहले तो MNT, फिर से मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं तो आप उसको ज्यादा दिल पे ना ले, MNT, और T से हमें अल्टीट्यूड यानी हाइट हो गया, हाँ याद रखो अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है हमेशा, तो हाइट हो जाएगा ये, ठीक है, ये 5 हो गया। और दूसरा यहाँ पे ट्राइंगल हमको बोला है क्या था, QRS, तो QRS, और S से भी अल्टीट्यूड जा रहा है, दैट इज अगेन परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें दे दी है 9।
ओके अब सिमिलर बोला है, वो लोग ने ऑलरेडी ट्राइंगल सिमिलर बोला है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, ये बोल दिया इंफॉर्मेशन, तो उसका रेशियो ढूंढना है। तो सिमिलर ट्राइंगल होता है तो उसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। टू ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल्स उसमें फर्क है, ये आपने अगर पहले के मेरे वीडियोस देखे हैं थियरी वाले और एक्सरसाइज वाले तो आपको पता होगा, ये हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में ये वाले फॉर्मूला यूज किया था। सो यहां पर अब मैं खुद से ही नेमिंग सारा करते हुए लिखूंगा, इफ एरिया 1 एंड एरिया 2 दैट इज A2 आर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, अगर ये दो एरिया हो जाते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के, ओके, तो उस हिसाब से H1, यहां पर H1 एक हम ले लेंगे, लेट्स से यहाँ पे नेमिंग कुछ हमने दिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे नेमिंग आपको समझाने के लिए X और Y ले रहा हूँ यहाँ पे, ओके, TX और SY। H1 एक हाइट हो जाएगी, H1 एंड H2 जो दूसरी हाइट हो जाएगी, दे आर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो जाएगी। सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट्स हो जाएगी, ये मैं खाली बता रहा हूं, ये स्टेटमेंट एक तरह का आपको प्रॉपर्टी वाइज पता होना चाहिए। तो ऐसे केस में A1 upon A2 that is area 1 upon area 2 of similar triangle will be equal to the square of corresponding heights, will be equal to the squares of the corresponding heights। ओके तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये आपको आइडिया होना चाहिए। उस हिसाब से here triangle MNT is similar to triangle QRS and TX equal to 5, SY equal to 9. Therefore, area of triangle MNT upon area of triangle QRS equal to TX का स्क्वायर अपॉन SY का स्क्वायर। ये आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये रिलेशन पता होना चाहिए। एरियाज जब ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज किसी भी करस्पॉन्डिंग हाइट्स या बेस को वो स्क्वायर, उसके स्क्वायर में आंसर आता है, ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी। तो यहां पर अब मैं खाली वैल्यू पुट कर दूंगा। सो वैल्यू पुट करते ही मुझे मिलेगा, एक तरफ तो हमारा है एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT है और इधर था QRS, राइट, QRS, और इधर TX की वैल्यू 5 स्क्वायर और यहाँ पे 9 स्क्वायर जिसका 25 और इधर आ जाएगा 9 9 जा 81। तो एरियाज मुझे मिल चुके हैं, एरियाज का रेशियोज, एरियाज मुझे एक तरह से मिल चुका है। इसको लिख के खाली बॉक्स कर देंगे, इसको लिख के बॉक्स कर देंगे। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। हमें ये ढूंढने बोला था रेशियोज 25/81 आर द रेशियो ऑफ एरिया MNT एंड QRS। ओके ये एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है और रेशियो ही हो सकता है ये, ठीक है। सो ये फाइनल वैल्यू, देयरफॉर आगे बढ़ेंगे 7th सम की तरफ। 7th क्वेश्चन हमारा फिर से हमें एक ट्राइंगल दे दिया है, बहुत अच्छा, कुछ इस तरह से ट्राइंगल है ये, ओके इसके अंदर यहाँ पर पैरेलल लाइन है DE, ओके तो ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे DE लाइन दिया हुआ है जो कि वो लोग ने कहा है इट इज पैरेलल लाइन टू AB एंड हमें वैल्यूज दिए 5 3, ये अच्छा ये X दिया है, ओके और ये X मतलब लेंगे, BC हमें दिया हुआ है, BC हमें दिया है 6.4, तो अगर ये X लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6.4 माइनस X हो जाएगा। ये कॉमन सेंस आपको समझना है, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे कि ये पूरा हमें दे दिया, इस बार हमें चाहिए था पार्ट्स में ये, तो मुझे एक को डिफाइन करना था, BE फाइंड करने बोला है तो मैंने इसको X ले लिया और इसको फिर क्या बोलूंगा 6.4, ये पूरा है 6.4 माइनस X होगा ये वैल्यू, और पैरेलल है तो मुझे, मेरे को पता है कि पैरेलल लाइन होगी तो बाय BPT मैं रेशियोज लिख पाऊंगा। तो यहां पर ये सारी चीजें हम लिखेंगे अच्छे से, गिवन पहले लिखेंगे इस बार, ये बहुत ही अच्छा कंप्लीट सम है आपका, इंपॉर्टेंट सम समझिए, एक थोड़ा सा अलग सम हम कर रहे हैं अभी। DE पैरेलल टू AB गिवन इंफॉर्मेशन थी, AD का वैल्यू हमें दिया था 5, DC का वैल्यू हमें दिया था 3, BC पूरा दे दिया था, पूरा का पूरा BC दिया था, एक साइड पूरा दे दिया था, एंड टू फाइंड में हमें करना है, लिखना था BE, तो BE को हम X लेने वाले थे। मेन सोल्यूशन यहां से हमारा चालू हो गया कि सबसे पहले वही बोलेंगे, लेट
BE equal to x. Therefore, since हमारा BC is nothing but BE plus EC, तो अपने आप 6.4 इक्वल टू x प्लस EC हो जाएगा। तो EC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6.4 माइनस एक्स। तो ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, बस वही चीज हमने यहाँ पे कर दी है। क्यों किया है ये हमने? क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइन है और ये ट्राइंगल देख के हमें पता है बीपीटी यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करनी है। तो उसके लिए हमको साइड्स जो है दैट इज CD अपॉन DA, उसका रेशियो जो कट होता है बीपीटी की वजह से जो हमको आता है, एंड CE अपॉन BE करना होता है। तो उसके लिए मुझे ये अलग अलग वैल्यूज चाहिए, तो वो मैंने कर दिया है। ठीक है, तो ये हम अब अच्छे से लिखेंगे कि यह AB is parallel to DE, therefore by, डायरेक्ट यही लिखना है, BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये आपने फिर से सेम बात मैं बोल रहा हूं कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सारा चीज, सो आपको ये पता है। ओके, सो AD अपॉन, ओके मैं DC अपॉन AD लिखूं कि AD अपॉन DC एक ही बात है, बट लेट्स राइट DC अपॉन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो DC अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन BE, जिसमें मुझे x, ये BE को ढूंढने बोला है वो लोग ने। ओके, नाउ बड़े ध्यान से सारी वैल्यूज लिखते हुए, DC की वैल्यू कितनी थी? DC की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5, और यहाँ पे CE क्या था हमारा? 6.4 माइनस एक्स है, मत भूलना ये, और ये x है। अब हमें ये इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा ये 3x, 5 इधर, 5 इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, राइट। तो 5, मैं स्टेप्स ये पूरे लिखता हूँ, 3x 5 इंटू 6.4, ये मल्टीप्लाई कर देना है हमें। तो ये मल्टीप्लाई क्विकली अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? लेट्स 64 इंटू 10 होता तो 64 का आप होता 32, 32 होता है, तो 32 आएगा ये आंसर। कितना आएगा? 32, और 5 इंटू एक्स 5x होता है। ओके, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आप अगर जब मल्टीप्लाई करोगे 6.4 इंटू 5 तो आपका आंसर आएगा 32। मैंने ओरली कैसे किया? मैंने सिंपली 64 इंटू अगर 10 होता, 64 इंटू 10 होता तो 640 होता, और 10 का हाफ 5 होता है, तो मैंने इसका हाफ कर दिया विच इज 320, और ये पॉइंट था, डेसिमल था, तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो 32 आंसर आया। तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स है जो आपको आना चाहिए। -5x को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5x इक्वल टू 32, जिसमें 8x इक्वल टू 32 होगा। मैं यही बाजू में सम कर रहा हूं, ये x इक्वल टू 32 अपॉन 8 आ जाएगा। x का वैल्यू सिंपल है, 4 8 जा 32 होता है, तो ये 4, देयरफॉर x का वैल्यू मिल गया। देयरफॉर BE जिसको हमने x लिया था 4 यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं, ये फाइनल आंसर आपका BE इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। होप आपको समझ में आया, बहुत आसान, बहुत सिंपल सम। BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए ये सम हमें करना है। ओके, आगे बढ़ेंगे, 7 सम हो गया हमारे, 8 सम की तरफ बढ़ेंगे। 8th सम, तो यहां मैंने डायग्राम बना दिया 8th का, ओके, और गिवन और टू फाइंड लिख दिया है। हमें ये यहां पर वो लोग ने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि PA QB RC और SD परपेंडिकुलर लाइन है AD से। तो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये इनडायरेक्टली हमें बोला गया है कि इट इज पैरेलल लाइंस। तो जब ऐसा होता है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, बाकी की क्रॉस लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है, और इनके ऊपर आपको समझने वाली बात ये है कि AB 60 है, BC 70 है, CD 80 है, तो जस्ट बिकॉज ये यहां पर स्ट्रेट सामने की तरफ जा रहा है एंड कटिंग पॉइंट बन रहे हमारे PQRS, तो ये भी मेजरमेंट सेम होगा ऐसा नहीं है। ये PS पूरा 280 है और AD पूरा 280 नहीं होगा, इट इज डिफरेंट मेजरमेंट। इसका टोटल होगा आपका, AD का टोटल होगा AB प्लस BC प्लस CD, विच वुड बी 60 70 80, इसको अगर ऐड करेंगे तो आपको आएगा 210। ओके, तो ये टोटल अलग है और ये 280 टोटल अलग है। तो ये आपको समझना है कि इक्वल टोटल नहीं आएगा सामने सामने, जस्ट बिकॉज पैरेलल लाइन जा रही है।
प्रपोर्शन होगा, एक तरह से ये कट होगा, लेकिन इक्वल मेजरमेंट कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन क्रॉस है और ये थोड़ी सी सीधी लाइन है। एक ट्रांसवर्सल सीधा सा है और एक क्रॉस ट्रांसवर्सल है, तो इसीलिए यहाँ पे मेजरमेंट अलग हो जाएगा। तो ये आपको लॉजिक समझना है। यहाँ पे एक तरफ पूरा पीएस दिया हुआ है हमको, पूरा का पूरा हमें यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट दिया हुआ है, ओके, दैट इज 280, और एक तरफ हमें पार्ट्स में दिया हुआ है, एंड वी आर सपोज टू फाइंड पीक्यू ढूंढना है, क्यूआर ढूंढना है और आरएस ढूंढना है। ओके, सिंपल सा सम है ये, एक ही फॉर्मेट जो सम का है सॉल्यूशन का, एक एक पार्ट ढूंढने का, वो ही रिपीट करते जाना है हमको। ओके, सबसे पहले हम पीक्यू फाइंड करेंगे। पीक्यू के लिए हमें, पीक्यू के लिए लेट मी चेंज कलर, पीक्यू के लिए यहां पर पीक्यू के लिए आई एम गोना टेक क्यूबी लाइन, क्यूबी पैरेलल टू एसडी। अब एसडी से क्यों लेना है, क्योंकि पीएस पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास मिला हुआ है, तो मुझे पीएस से कंपेयर करना है, मुझे पीक्यू को पीएस से कंपेयर करना है। तो मुझे लास्ट वाली लाइन के साथ मुझे पैरेलल लाइन, यहां की पैरेलल लाइन कंपेयर करनी है। सो आई एम गोना राइट हियर दैट सेगमेंट QB is parallel to segment SD। ओके, नीचे वाले से जैसे ये होगा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ, लिखूंगा यहाँ पे बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन की ये प्रॉपर्टी है, जब पार्ट्स में ये कट हो जाते हैं तो पूरे पार्ट्स जो है एक दूसरे से प्रोपोर्शन में आते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, तो ये आपको अब पता होना चाहिए कि PQ अपॉन PS विल बी इक्वल टू, ये तरफ का पार्ट विल बी इक्वल टू, यहाँ का पार्ट कौन है, AB है, यहाँ का पार्ट कौन है, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD। तो यहाँ लिखेंगे AB अपॉन AD। ओके, ये पूरा AD। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो PQ रहेगा, हमें ये वैल्यू नीचे PS गिवन है, दैट इज 280 गिवन पॉइंट है, यहां पर 60 गिवन है हमको, और नीचे जैसे अब भी मैंने बात किया था कि इट इज AB प्लस BC प्लस CD विच इज 60 प्लस 70 प्लस 80। तो नेक्स्ट लाइन में वो लिख देता हूं अभी कि यहां पर हमने अभी पीछे टोटल मैंने आपको बताया कि ये तीनों का टोटल AD, यहां से यहां AD का टोटल वुड बी 60 प्लस 70 प्लस 80 दैट इज 210। ओके, तो वो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 210। अब PQ चाहिए तो बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पर 280 इधर आ जाएगा, 210 यहाँ आ जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 और 28 7 के टेबल में, 4 जा 3 जा, फिर 3 और 60 कट करेंगे तो कितना बचेगा, 20 इंटू 4, PQ इज इक्वल टू 20 इंटू 4, दैट इज PQ इज इक्वल टू 80 आया। 80 यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर वो लोग ने कुछ मेंशन नहीं किया है, इसको बॉक्स करेंगे, दैट्स योर फर्स्ट आंसर। पहला आंसर आपका PQ का मेजरमेंट हमें मिल गया 80। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, पहले दो तरीके से अब इसको सॉल्व कर, फिर से आप PS के साथ कंपेयर करेंगे हर बार, या तो अब हम सिर्फ QS का मेजरमेंट पहले निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमको फिर से 280 माइनस 80 करेंगे तो ये 200 मिलेगा, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो बार बार हम इंडिविजुअल लाइन BC और CD को पूरा PS के साथ ही कंपेयर करेंगे, पूरे साइड्स के साथ ही कंपेयर करेंगे। ओके, तो लेट्स डू दैट। यहां पर सेकंड हम करने जा रहे हैं, सिमिलरली सेम पूरा करना है, इसलिए लिखेंगे पहले हम ढूंढेंगे एक, लेट मी राइट, सिमिलरली आपको यहाँ पे दिखाऊं डायग्राम में, हम लोग RS ढूंढते हैं, ये वाला ढूंढते हैं, और फिर हम दोनों में से ये माइनस करके ये वाला ढूंढ लेंगे। ओके, RQ ढूंढ लेंगे, तो लेट्स यूज दैट टेक्निक। तो मेनी वेज टू डू द सम, एक बार मिलने के बाद। तो सिमिलरली सेगमेंट RC इज पैरेलल टू सेगमेंट SD। तो फिर से RC और SD मैंने कौन सा लाइन लिया है, देखिए RC इज पैरेलल टू SD, ये दोनों पैरेलल है, इसीलिए दिस PS, पूरा PS अगेन PS अपॉन RS हो सकता है, और यहां पर CD अपॉन AD हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस है ये। ओके, अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप टेक्स्ट बुक में रेफर करिए, 3 पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी में ये आगे आता है ऐसा। ओके, तो आई विल सिंपली राइट PS अपॉन RS
which will be equal to AD upon CD, which is my measurements ये मेरे पास है, ये RS इधर AD का मेजरमेंट अब भी हमने निकाला था, दैट इज 210, CD इज हमारा 80, RS मेजरमेंट चाहिए वो न्यूमरेटर में जाएगा, 80 के बाजू में 280 आना चाहिए और 210 नीचे आना चाहिए। 0 0 कैंसल, 7 3 जा 7 4 जा 3 नीचे आ गया, तो ये डिवीजन नहीं करना है आगे हमको, ये डिवीजन नहीं करना है आगे हमको, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है। 8 4 जा 3 2 32 0 और डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर हमें यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है, फ्रैक्शन पॉइंट में चला जाएगा तो हमें नहीं वो सॉल्व करना है। सो RS मिल गया हमें बड़े आसानी से, RS मिल गया। यहाँ पे बाजू में मैं बचा हुआ हमारा जो है QR वो ढूंढता हूं। तो नाउ यू नो दैट कि PS इज नथिंग बट तीनों का टोटल है, PQ प्लस QR प्लस नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे मैं RS का टोटल है वो, राइट। PS जो है हमारा ये तीन चीज का टोटल है। लेट मी बेटर राइट इट डाउन अच्छे से, ओके। सो नाउ PS is nothing but 280 is nothing but the total of PQ, QR और RS, ओके। डायग्राम में एक बार देखो ये चीज, ये जो पूरा टोटल है वो किससे बना हुआ है, PQ से बना हुआ है, PQ प्लस QR प्लस RS, जिसमें से मैंने दो वैल्यू ढूंढ ली। इसका वैल्यू अभी हमने निकाला 320/3 और ये 80, तो 280 में से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये लॉजिक मैं यूज करने वाला हूँ। 280, PQ का मेजरमेंट हमने निकाला था 80, QR हम ढूंढ रहे हैं, RS अभी हमने निकाला 320/3। तो ये थोड़ा फ्रैक्शन है, ध्यान से करना। पहले 80 को यहाँ लेके आ जाएंगे, 80 को यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 200 बचेगा, 200 बचेगा और ये वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट, यहाँ पे 200 QR और यहाँ पर 320/3। अब ये यहाँ चला जाएगा, QR की वैल्यू मिलेगी 200 माइनस 320/3, फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई ओके अच्छे से करना है। ये 200 इंटू 3 हो जाएगा 600 माइनस 320, 600 माइनस 320 डिवाइड बाय 3, विच इज नथिंग बट हमारे को माइनस करके मिल जाएगा 280, 20 और 280, राइट, 280/3। तो QR का वैल्यू आ जाएगा आपका फाइनल 280/3 यूनिट्स। तो ये भी फिर से 3 आया है नीचे, तो सॉल्व नहीं करना है, यही फाइनल आंसर है, देयरफॉर यही फाइनल आंसर। तो तीनों वैल्यू हमने ढूंढ लिए, PQ QR RS, जिसमें से दो फ्रैक्शन में हमने निकाले, ठीक है, 320/3 और ये है 280/3, ओके। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल सा सम है, प्रॉपर्टी बेस्ड सम है। प्रॉपर्टी नहीं पता आपको 3 पैरेलल लाइंस की और उससे रिलेटेड आगे प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे ये वर्क करता है, तो आपको ये सम नहीं समझेगा। तो फाइनल आंसर भी अच्छे से लिख देना है तीनों फिर से, एंड दैट्स योर फाइनल आंसर, ओके।